Hello everyone, I am Ravindra Parmar. I have secured 5th rank in MPPSC 2018. मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से किया है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने 6 महीने पुणे में टेट्रापेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक MNC है, उसमें काम किया। उसके बाद मैं अगस्त 2017 से नई दिल्ली में मैं आया पुणे से अपना जॉब छोड़कर। उसके बाद मैंने UPSC व MPPSC की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन की। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने इस बार UPSC का अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस भी लिखा है और MPPSC में मुझे 5th रैंक मिली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, जेल, एक्साइज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके लिए पोस्ट इससे फिल किए जाते हैं। इसका नोटिफिकेशन जनरली दिसंबर जनवरी में आता है जनरली, बट इट वेरीज़, ये हर ईयर वेरी करता है, लेकिन जनरली फेब टू मार्च में इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। जुलाई में इसका मेंस होता है और मेंस के 3 या 4 महीने के बाद इसका इंटरव्यू होता है। UPSC और MPPSC की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन की जा सकती है। जनरली टॉपर्स को मैंने ये कहते सुना है कि MPPSC इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम UPSC, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये दोनों का एक साथ तैयारी इजीली की जा सकती है। UPSC और MPPSC का सिलेबस मोर और लेस सेम है, 60 से 70% सिलेबस सेम है। जैसे कि उसके हम अगर डिटेल वाइज अगर उसके सब्जेक्ट का एनालिसिस करें तो हिस्ट्री, जब आप UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और MPPSC की तैयारी करते हैं तो UPSC के लिए आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। जनरली UPSC में मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन फिर भी आपको एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री इन एनी केस आपको पढ़ना ही होता है। आप सेफ साइड लेकर चलते हैं और आप उसको पढ़ते ही हैं। तो अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ें आपके लिए MPPSC में पूछी जाती हैं। आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो वही आपको MPPSC के लिए भी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है। आप जियोग्राफी के लिए NCERT पढ़ते हैं, मैपिंग प्रैक्टिस करते हैं, सारे माउंटेन, रिवर्स, और भी जो बाकी सारे फीचर्स हैं उनको आप लोकेट करते हैं। ये आप MPPSC के लिए भी करें। आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं MPPSC के लिए, UPSC में भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिस तरह से UPSC में पूछे जाते हैं और जिस तरह से MPPSC में पूछे जाते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। तो तैयारी सेम है, कंटेंट आपको सेम पढ़ना है, दोनों का आप साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं 30 to 40% चीज़ें जो कि MPPSC में पूछी जाती है, UPSC में नहीं पूछी जाती है। जैसे कि MPPSC में हिंदी का एक पेपर होता है 200 नंबर का मेंस में, उसमें 100 नंबर का जो ऐसे होता है वो आपको हिंदी में लिखना होता है। MPPSC में पेपर 2 में आपको 10 एक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, वेरियस एक्ट्स लाइक कि SC/ST एक्ट है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है। MPPSC में आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पढ़ना है, उसमें कुछ फिलोसफर्स पढ़ने होते हैं। लेकिन ये और MPPSC की जब हम तैयारी करते हैं उसमें MP स्पेसिफिक आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की पॉलिटी, MP का इकोनॉमिक्स और MP का कल्चर के बारे में पढ़ना होता है। जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहले से UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से, मैं जब दिल्ली में तैयारी करने गया था तब मुझे पहले से ये पता था कि मुझे MPPSC के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है और मुझे इसके बारे में मुझे इसके जो इसके बारे में पूछा जाता है मुझे पढ़ना है। मैंने अपनी UPSC की तैयारी करता था, उसी के साथ मैंने दिन में 2 घंटे मैंने MPPSC के लिए अलॉट किए हुए थे। मैं डेली शाम को जब भी मुझे ऐसा लगता था कि थक जाने के बाद दिन भर UPSC का पढ़ते थे हम, दिन भर हम UPSC का पढ़ते थे, उसके बाद में शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता था डेली में 1 से 2 घंटे MP पढ़ता था। MP का जनरल नॉलेज के मैं पढ़ा करता था। उसके बाद जो भी SC/ST एक्ट्स हैं या जो चीज़ें जो UPSC के सिलेबस में नहीं है और MPPSC में पूछी जाती है वो मैं डेली 1 या 2 घंटे में मैंने 5-6 महीने डेली पढ़ा। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया और एग्ज़ाम के पहले फिर मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे MP की कुछ स्पेशल तैयारी करनी है। जो भी मैंने इन 6 महीने में पढ़ा था उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। 1 महीने में मैंने MPPSC के लिए पढ़ा जनवरी में। उसके पहले जो मैं पढ़ रहा था वो UPSC MPPSC दोनों के लिए कॉमन था। तो इस तरह से आप दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है। 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं और दोनों में 100-100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स दोनों कैरी करते हैं। जो GS का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इकोनॉमी पूछा जाता है, पॉलिटी पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछे जाते हैं। MPPSC में जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल होते हैं।
और थोड़ा ट्रेडिशनल जीके भी पूछा जाता है और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। मेंस की तुलना में मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मेंस। तो उसमें आपको हिस्ट्री के लिए जो मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एंसेंट और मिडाइवल के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट पढ़ें, उसके फैक्ट्स को रिमेंबर करें, उनसे भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आप एक स्पीडी आती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि हर साल 5 या 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रेडिशनल जीके के होते हैं। हमें उनमें अच्छा स्कोर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उसको अच्छे से आप सोल्व कर लें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद लूसेंट के जितने भी फैक्ट्स हैं और जितने भी टेबल्स होती हैं आप उनको अच्छे से रिमेंबर कर लें। जो भी लोकेशंस हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इनकी लोकेशंस को मैप में लोकेट कर देख लें, तो वो याद रखने में उससे आसानी होती है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। लक्ष्मीकांत पढ़ने का आपको लगता होगा कि काफ़ी बल्कि बुक है, लेकिन लक्ष्मीकांत बल्कि बुक उसको आप काफ़ी अगर स्मार्टली आप तैयारी करें तो वो काफ़ी कम टाइम में आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मीकांत के कई चैप्टर का आपस में कोरिलेशन है, कई चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। जैसे कि आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसका कोरिलेशन गवर्नर से है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो उसका कोरिलेशन चीफ मिनिस्टर से है। तो आप ऐसे ही स्टेट और सेंटर को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी बॉडी है, 15-20 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, आप उनका एक चार्ट तैयार करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें कॉमन है और कई सारी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो उनमें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो आप उन सब बातों को 1, 2, 3 चार्ट पेपर पर नोट कर लें, तो आपके जो उसके 15-20 चैप्टर हैं आप उनको ईजिली बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जनरली एमपीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसका प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो पूछे भी जाते हैं तो वो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान कब आया, किस 5 ईयर प्लान में क्या बात की गई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसी कारण बच्चे इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। फिर मैंने ये देखा है कि उनके मेंस में स्कोर कम होता है। जो भी इस साल डिप्टी कलेक्टर बने हैं या जिन लोगों ने टॉप किया, मैंने उनकी मार्कशीट देखी है, उन लोगों के पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे कंपेयर टू जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 में कम मार्क्स थे। मुझे इसका कारण ये लगता है कि शायद लोग इकोनॉमिक्स को उतनी वैल्यू देते नहीं, इकोनॉमिक्स को उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। इस कारण उनके मार्क्स पेपर 2 और पेपर 3 में जब वो मेंस लिखते हैं तो कम आते हैं। यही कारण होता है कि वो बाद में अपना लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब भी आप तैयारी आपने शुरू की है, तभी से आप इकोनॉमिक्स पे फोकस करें। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप mrunal.org पर जाएं, उसके वीडियोस देखें। आप श्री राम IAS की बुक आती है इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। वह करंट अफेयर से इन सब चीज़ों को अपडेट करें। मृणाल के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं और अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो आपकी फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आप लूसेंट में से पढ़ लें, ताकि आपको बाद में इकोनॉमिक्स के आपके हर तरह के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप 10th तक की जो आपकी NCERT बुक्स होती हैं उसमें से आप कवर करें। कुछ ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पर करना है, क्योंकि मेंस में भी बायो वाला जो पोर्शन होता है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम का बैकग्राउंड या तो मैथ्स से होता है या अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करें। यूट्यूब पर वीडियोस देखें, काफ़ी एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, तो आप इजीली किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझ सकते हैं और वो याद कर सकते हैं। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या इस तरह के जो इशूज़ हैं मिसलेनियस टाइप से, ये आप करंट अफेयर से पढ़ें, करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर आता है उसका आप डेली आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। आप रोज़ कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो करें या कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करें। कई यूट्यूब अच्छे चैनल्स ऐसे हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कई ऐसे ऐप वगैरह हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप उनको डेली अपडेट करें। क्योंकि हो क्या जाता है कि अगर आप सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तो एंड में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी सब चीज़ों को रिवाइज़ करने में, और एंड में इतना एग्ज़ाम का वैसे ही इतना प्रेशर होता है आपको प्रीलिम्स के पहले ही, वो फिर फैक्चुअल डिटेल्स आपको याद नहीं होती है। SC/ST एक्ट्स के बारे में जनरली लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि उसमें काफ़ी डिटेल पूछ ली जाती है। मैंने 3 से 4 दिनों में SC/ST एक्ट को प्रिपेयर किया है। आप एक बार एक्ट्स को पढ़ लें, अगर आपका जो भी मीडियम है उसमें आपको एक्ट्स को पढ़ लें, उसके 2-3 बार उसको समझ लें कि वो एक्ट का इसेंस क्या है। एक बार इसेंस समझने के बाद उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लें।
सारे सेक्शंस को नोट कर लें व एक छोटे से एक बुलेट पॉइंट में आप सारे नोट्स सारे जो भी उसके सेक्शंस हैं उनको नोट कर लें। फिर आप उन्हें आपको बार बार रिवाइज़ करना है, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, बार बार तीनों एक्ट को साथ में पढ़िए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि किस एक्ट्स में क्या बात की गई है। और ये हार्डली 2-4 दिन का काम है, लेकिन आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं, अब अभी से नोट एक बार उसको पहले ही कर लें। आपको हमें बात के लिए उसको टालना नहीं है, बचाना नहीं है। अगर आप इतना करते हैं तो प्रीलिम्स आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बैंक आती हैं, उन पर ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि मैंने जनरल टेंडेंसी बच्चों में ये देखी है कि वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे होते हैं तब आप पैसिव तरीके से पढ़ते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको पैसिव तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं तो आपका जो एक पढ़ने का तरीका होता है, आप एक्टिवली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। और इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस की। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है ताकि आप पता कर सकिए आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं या किस चीज़ कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद का एनालिसिस करें और अपने उन एरियाज़ को पहचानें जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन आपको पहले से ही जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल मेंस में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं जो 3 नंबर के होते हैं, कुछ आंसर 6 नंबर के लिखना होता है आपको, कुछ 15 नंबर के लिखना है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक के बारे में ये सोचें कि इसमें से 3 नंबर का क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप चोरी चोरा कांड पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर इसको 3 नंबर में पूछा जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। कोई आपसे पूछे कि इसको 6 नंबर के में आप खुद ही सोचें कि अगर ये 6 नंबर में आएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अगर 15 नंबर में आएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तभी आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये रखें कि अगर इस तरह का इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा। रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मेंस में है तो वो राइटिंग प्रैक्टिस की है। राइटिंग एक आर्ट है जिसको कि आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते। आप जब से आपने तैयारी स्टार्ट की, आप डेली बेसिस पे कुछ डेली 5 या 10 मिनट आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली 1 या 2 आंसर भी लिखते हैं तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा कि आप कहाँ आपकी कमजोरी है, आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, लिखते टाइम आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज़ें आप छोड़ देते हैं, आपका लिखने का प्रोसीजर क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आपको किस करेक्शन की ज़रूरत है। इस तरह से आप शुरू से ही पहले दिन से ही राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर एक स्ट्रेटजी आप ये भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अलग किया। जनरली एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको सारे आंसर्स ऑर्डर में लिखना है, कि जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा पूछा है, उसके सब सेक्शन से, तो आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करके लिखना होता है। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैं पहले दिन जब मेरा एग्ज़ाम था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर था, उस दिन मैंने भी ऐसे ही ऑर्डर में लिखा पहले दिन। तो शुरू से पहले 3 नंबर वाले लिखे, 6 नंबर वाले लिखे, 15 नंबर वाले लिखे, उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। मेरा पहले दिन 45 नंबर्स का ज्योग्राफी का पेपर छूट गया। फिर मुझे अगले दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसे ही पेपर लिखूंगा तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे छूट जाएंगे। मैंने अगले दिन क्या किया कि उसमें 32 पेज की कॉपी होती है। मैंने प्रॉपर अपने दिमाग में पहले प्लानिंग की कि मुझे 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको पहले लिखना है। मैं पहले के 20 पेज छोड़ देता था। 21 पेज से लेके 32 पेज जो होते थे उनमें मैं 15 पेज के आंसर पहले लिख देता था, बाकी पेज छोड़ देता था। इसी तरह सेक्शन बी के क्वेश्चन लिख देता था, फिर सेक्शन ए के जो 6 नंबर वाले हैं वो लिख देता था, फिर सेक्शन बी के जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो लिख देता था। एंड में मैं 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों लिखता था। जब मैंने ऐसा लिखना स्टार्ट किया तो मेरा पेपर टाइम से 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिटेल में लिखा और हर इन्फॉर्मेशन को काफ़ी डिटेल में और प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा, और ये काम करेगी। आप थोड़ा सा इसका घर पे प्रैक्टिस कर लें, आप प्रॉपर आपकी कॉपी पर नंबरिंग कर लें और इस तरह से आप प्रैक्टिस करके देखें तो आपको एग्ज़ाम में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। आप फ्लो चार्ट का और इनोवेटिव मेथड जो होते हैं राइटिंग के, उनके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जो 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 1 से 1.5 पेज लिखना होता है, तो उसमें आपका टाइम कम होता है। एग्ज़ाम में वर्ड्स काफ़ी आपको लिखने हैं, तो आप इस तरह के इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करके आपकी राइटिंग स्किल को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री का अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप मैप बनाइए। काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, सब लोग अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होगी जिससे आप बाकी लोगों को आउट परफॉर्म कर सकें। अगर आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो उसमें भी आप मैप बनाइए। अगर आप पॉलिटी का कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें प्रॉपर आर्टिकल मेंशन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के, या इस तरह से कुछ जैसे आप केक के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखिए कि आर्टिकल 148, इस तरह से आप प्रॉपर मेंशन कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं तो आप उसमें फ्लो चार्ट दिखाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज़
को बेहतर तरीके से हम एक साइकिल बना के दिखा सकते हैं कि किस चीज़, जैसे इन्फ्लेशन का रिलेशन फिजिकल डेफिसिट से क्या है, फिजिकल डेफिसिट का रिलेशन करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या है। इस तरह हम हर चीज़ को प्रॉपर कोरिलेट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के क्वेश्चंस में आप डायग्राम बनाइए और उसमें इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाकर इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करके लिखेंगे तो आपको मेंस में ज़रूर ही काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी साइमल्टेनियस करते हैं तो जो लोग, मुझे ऐसा लगता है जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनकी शायद जो आंसर का कंटेंट होता है वो अच्छा हो सकता है। तो जो लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो अगर आप यूपीएससी के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप एमपीपीएससी का आंसर भी आप कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप उसको करंट टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, आप उसमें कोई नई चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि आपका कंटेंट रीच हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, उसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। बस मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। जब आप डेप भर रहे हैं तो उसको आप बहुत केयरफुली आपकी हॉबीज़ पिक करें। हॉबीज़ को आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ के बारे में जवाब दे सके कंफर्टेबली, आपको वही लिखना है। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका एरिया है, जो आपके बायोडाटा में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, उन्हें आप प्रॉपर तैयार करें, उनके बारे में अच्छे से तैयार करें। करंट अफेयर जो आपके, जैसे हमारे टाइम पे लोन वेवर के बारे में काफ़ी न्यूज़ थी, उस टाइम बजट भी आया था तो हमसे बजट के बारे में सवाल पूछे गए। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब आप कॉन्फिडेंट रहिए, प्रॉपर जवाब दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ग्रेसफुली सॉरी भी बोल दीजिए, तो उसके कोई, मुझे नहीं लगता है कि उससे आपके मार्क्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मैंने अपनी हॉबीज़ लिखी थी रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मिनट इसी बारे में चला। मुझसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सवाल पूछे गए और मुझसे कुछ सवाल लोन वेवर और इनके बारे में भी पूछे गए। जब आप अपना डेप फिल करें तो उसको केयरफुली हमें हर चीज़ डालना है। जैसे आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, तो अगर आप उनके बारे में कंफर्टेबल हैं तो ही उसमें मेंशन करें। अगर आप उसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपके शायद उससे मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो जिन चीज़ के बारे में आप कंफर्टेबल हैं उनके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाएँ और उन्हीं को आपको डेफ में मेंशन करना चाहिए। एंड में मैं यही कहूँगा कि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें इसको एज ए मिशन लेना है और मिशन मोड में तैयारी करनी चाहिए। कई लोग इसको 5 ईयर प्लानिंग की तरह कंसिडर कर रहे हैं कि 5-5 साल में एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। हमें एक पहली बात अब ये समझ लें कि पहले अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर की जा सकती है, क्योंकि मेरे साथ जो भी लोग, कई लोग थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे साथ बाकी 2-3 लोग थे जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने देखा कि एग्ज़ाम के दिन उनका भी वही हाल था जो मेरा हाल था, वो भी उतने नर्वस थे जितना मैं नर्वस था, उनको भी उतना ही कंटेंट पता था जितना मुझे पता है। तो आप लोग पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है, वो बिल्कुल आप मन में विश्वास कर लें कि एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली जा सकती है। आप अच्छे से तैयारी करें, बजाय इसके कि एग्ज़ाम के पहले क्या है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, इन चीज़ों को सोचने के बजाय आप ज़्यादा फोकस इस पर करें कि मेरे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मुझे एग्ज़ाम में मेरी कमज़ोरी क्या है, मुझे क्या लिखना है, किस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ। आप इन छोटी छोटी बातों पर फोकस करें। हमें कल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें, क्योंकि जो हमारा कल है वो छोटे छोटे आज से मिलकर बना हुआ है। तो आप हर दिन कुछ नया इम्प्रूवमेंट करें, हर दिन नई बातें सीखें, तो धीरे धीरे आपकी जो जर्नी है, जो आपकी तैयारी है, वो आसान हो जाएगी और एक दिन आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।